हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन फंजिबल टोकन्स NFT के बारे में। NFT क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या यूज़ है इनका, बिटकॉइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर होगा। बेसिकली ये न्यूज़ में क्या है, तो ये है विपल। ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक आर्टिस्ट है विपल। ये जो पीछे इमेज दिख रही है आपको, ये इन्होंने सेल की है $69 मिलियन में। ठीक है, $69 मिलियन में ये NFT है जो इन्होंने नॉन फंजिबल टोकन, ये क्या होता है इसके बारे में हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये इन्होंने सेल की है $69 मिलियन में, तो इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है NFT। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी NFT के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में आप इसका सॉल्यूशन भी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ये न्यूज़ में क्यों है NFT। फिर फंजिबिलिटी क्या होती है, नॉन फंजिबल टोकन के लिए आपको पता होना चाहिए कि फंजिबिलिटी क्या है। ठीक है, फंजिबल टोकन क्या होते हैं, फिर नॉन फंजिबल टोकन के बारे में पढ़ेंगे, फिर किस तरह से वर्क करते हैं, फिर इनका यूज़ क्या है और डेवलपमेंट क्या है इंडिया में इसका नॉन फंजिबल टोकन का। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे वीडियो में जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम स्लॉट दिख जाएगा कि ये वाली चीज़ मैंने इतने से इतने टाइम तक पढ़ाई है। ठीक है, तो आपको अगर कोई टॉपिक आता है इनमें से तो आप उसको स्किप करके दूसरे पे जा सकते हैं। आप उसको वापस पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए फ़ायदा होता है कि आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ आ जाए। प्लस अगर आपको आती है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले तो विच ऑफ दीज आर यूज ऑफ NFT, इनमें से NFT का यूज क्या होता है। इट कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश ओनरशिप ऑफ फिजिकल एंटीक, इट कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। इनमें से फर्स्ट, सेकेंड, 1 और 2 सही है और नन ऑफ दी अबव, ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। हाउ NFT आर शेकिंग अप द आर्ट वर्ल्ड, जो NFT है वो किस तरह से इसको ग्रो कर रही है, किस तरह से शेकअप हो रहा है आर्ट वर्ल्ड, ये हम देखने वाले हैं। जो NFT है, नॉन फंजिबल टोकन है, वो सिक्योर्ड है थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है अभी पढ़ने वाले हैं हम, तो इसके थ्रू सिक्योर्ड हैं। और NFT है क्या, अब इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में है क्यों। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये जो आर्टिस्ट हैं विपल, जिनका नेम है माइक विनकेलमैन, ये इन्होंने अपनी एक पिक्चर सेल की है कितने में, $69 मिलियन में। ये म्यूजिशियन हैं ग्रिमेस, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अपनी एक क्रिप्टो आर्ट सेल की है थ्रू NFT फॉर $5.8 मिलियन। इसके बाद ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं क्रिस टॉरेस। इन्होंने एक अपनी आर्ट जो एक GIF था, वायरल GIF, जो इसको सेल किया है $6 लाख में, $6 लाख में। ठीक है, तो ये सभी ने इतना सारा ये जो सेल की हैं चीज़ें और इतने सारे पैसे में, तो ये क्या है बेसिकली, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है और ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो NFT स्पेस रिसेंटली एक्सप्लोरेड with many musicians and digital artists exploring the route to sell their creations in the form of collectibles और art। ठीक है, तो ये अपना जो क्रिएशन है उसको सेल कर रहे हैं, ये डिजिटली सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में पूरा। पहले तो आपको समझना होगा कि फंजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, फंजिबल चीज़ क्या होती है। इट हैव 2 कंपोनेंट्स, फंजिबल के 2 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी चीज़ फंजिबल कब होगी, जिसमें ये दोनों चीज़ें हो। कौन कौन सी, एक तो डिविजिबिलिटी हो, एक रिप्लेसिबिलिटी हो। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी क्या है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। किसी भी चीज़ को आप डिवाइड कर सकते हो, ब्रोक कर सकते हो स्मॉलर कंपोनेंट्स में, तो उसको क्या बोलोगे, डिविजिबिलिटी बोलोगे। अब एक होती है रिप्लेसिबिलिटी। अब आपने जो स्मॉलर कंपोनेंट्स में किसी चीज़ को तोड़ा है ना, कोई भी चीज़ थी आपने उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद आपने स्मॉलर पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया, क्या आप इसको मिला के वापस से वो बड़ा पार्ट बना सकते हो, उसकी सेम वैल्यू हो सकती है, जितने में ये चीज़ बिक रही थी क्या उतने में ही ये बिकेगी, मतलब इसकी प्राइस भी सेम हो सकती है क्या, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसिबिलिटी। अगर ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं तो वो चीज़ फंजिबल है। ओके, ठीक है, सो इफ थिंग इज डिविजिबल एंड रिप्लेसेबल देन इट इज कॉल्ड फंजिबल। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, डिविजिबिलिटी, एक हॉर्स है, क्या आप इसको तोड़ सकते हो, नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है, इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ दोगे तो मर जाएगा। ठीक है, तो ये तो फंजिबल नहीं हुआ।
अब एक मनी है, करेंसी है, क्या आप इसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो? तो बिल्कुल तोड़ सकते हो। आप 100 रुपीज़ के 10 रुपीज़ के तोड़ दो, या 50 के दो तोड़ दो, ठीक है, या 20 के कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी करेंसी में है। डायमंड को आप स्मॉलर डायमंड्स में तोड़ सकते हो क्या? डिविजिबल कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। इसके छोटे छोटे डायमंड्स बना लो। अब ये डिविजिबल तो तीनों हैं, सॉरी दोनों हैं, ये वाला तो डिविजिबल है नहीं आपका, ठीक है, ये दोनों डिविजिबल हैं, तो ये तो आपका फंजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों फंजिबल हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या रिप्लेसेबल भी है। तो देखिए, अब आप इसको, ये जो आपके छोटे छोटे डायमंड आपने तोड़े हैं इस बड़े डायमंड से, तो क्या इन सभी को मिला के एक डायमंड बना सकते हो? अब देखिए, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होगी इन छोटे छोटे डायमंड से। आपको ये बात पता होगी कि जो बड़ा डायमंड होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है छोटे छोटे डायमंड से, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा डायमंड होगा उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। इसके बाद हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें क्यों होगी, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसीलिए रिप्लेसेबल तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे, अच्छा जोड़ तो नहीं सकते हो आप, लेकिन इन सभी को सेल कर दो और इस अकेले को सेल कर दो, क्या वैल्यू सेम आएगी? तो नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चमकेगा। अब चमकेगा क्यों, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया कि इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, तो रिप्लेसेबल नहीं है। इसका मतलब डायमंड फंजिबल नहीं है, ठीक है, डायमंड फंजिबल नहीं है। अब बात करते हैं मनी की। तो क्या ये जैसे 2000 का रुपीज़ है, आपने इसको तोड़ तोड़ के स्मॉलर पार्ट्स में 500 के 4 दे दिया आपने, ठीक है, तो 500 × 4 = 2000 का। तो क्या इसकी सेम वैल्यू होगी? इसके 500 के आपने 4 नोट दे दिए मुझे और 2000 का मैंने आपको दे दिया, तो क्या सेम ही वैल्यू होगी? बिल्कुल है, रिप्लेसेबल है, इसलिए ये क्या है, फंजिबल है, ठीक है। तो करेंसी क्या है, फंजिबल है, बट ये डायमंड फंजिबल नहीं है क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है, वैल्यू सेम नहीं आ रही है, सिंपल सी बात है। आपने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया पर वैल्यू सेम नहीं है। अच्छा, गोल्ड की बात करें, क्या एक बड़े गोल्ड का पीस है आपके पास, ठीक है, और छोटे छोटे गोल्ड बना दिया आपने, तो क्या वैल्यू सेम है? तो हाँ, गोल्ड की वैल्यू सेम होती है। तो गोल्ड क्या है, रिप्लेसेबल भी है और आप उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हो, डिविजिबल भी है। तो गोल्ड क्या है, फंजिबल है, ठीक है, ओके। करेंसी फंजिबल है, लेकिन डायमंड फंजिबल नहीं था, ओके। अब बात करते हैं, ये तो हॉर्स आपका फंजिबल नहीं है, करेंसी फंजिबल है और डायमंड फंजिबल नहीं है। ये हमने एग्जांपल देख लिया। अब आपको फंजिबल क्या होता है ये समझ आ गया, फंजिबिलिटी समझ आ गई, ओके। अब बात करते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स की। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं? नॉन फंजिबल टोकन इज अ क्लास ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का ही एक पार्ट होते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं, जो फंजिबल नहीं है, पहली चीज़ तो ये चीज़ तो अप्लीकेबल होनी चाहिए, फंजिबल नहीं है, जिसको स्मॉलर पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब नॉन फंजिबल टोकन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। नॉन फंजिबल टोकन मीन्स द आइटम इज यूनिक, कोई यूनिक आइटम हो, यूनिक आइडेंटिटी हो। जैसे मैंने बनाया वो मेरा ही क्रिएशन है, ठीक है, कोई और उसको नहीं ले सकता, मेरा पेटेंट है मान लो, इस तरह का बोल सकते हो आप। इवन इफ यू हैव समथिंग दैट इज फंक्शनली द सेम, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, सो इट डज काउंट, डजंट काउंट, इसको काउंट नहीं कर सकते। देखिए, आपने क्या किया था, मनी को, करेंसी को देखा था आपने, तो करेंसी क्या कर रहे थे आप, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे और उसके बाद उसकी सेम वैल्यू थी। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन होते हैं वो यूनिक होते हैं, लाइक कोई आर्ट बना ली, ठीक है, कोई एक आर्ट है, कोई एक इमेज है जो आपने बनाई है, मतलब लाइक आपने कोई सीनरी बनाई है, ठीक है, तो वो आपकी है, सेम उसका पीस नहीं हो सकता। लाइक मोनालिसा, मोनालिसा की कॉपी हर किसी के पास है, ठीक है, मोनालिसा की एक इमेज मेरे पास भी है, विकिपीडिया भी पड़ी है, गूगल भी पड़ी हुई है, तो आप उसकी इमेज तो देख सकते हो, पर मोनालिसा जो वो मोनालिसा है, क्या सेम वैल्यू उसकी किसी और की होगी? तो नहीं होगी। तो नॉन फंजिबल टोकन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई और वैसी चीज़ भी हो सकती है, फंक्शनली सेम हो सकती है, ठीक है, तो कुछ हो सकता है आपके पास, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो नॉन फंजिबल टोकन जो होते हैं वो, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो यूनिक होते हैं, ओके। अब इस तरह से नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, किसी नॉन फंजिबल टोकन को ओन करना इज लाइक ओनिंग अ वन ऑफ अ काइंड वर्क ऑफ आर्ट और अ कलेक्टिबल यूनिक, लाइक जैसे कि हम कुछ लोगों को आदत होती है कि जो यूनिक चीज़ें उनको कलेक्ट करने की। लाइक हम बात करते हैं ये करेंसी है, ठीक है, ओल्ड करेंसी है, ओल्ड स्टैम्प है, ओल्ड करेंसी है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू एक अलग ही है। ये ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाला जो है उसका कोई और रिप्लेसेबल नहीं है ये, ठीक है, तो इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये वाले बहुत सारे कॉइन होंगे तो ये इसी टाइप के होंगे, ठीक है।
तो ये रिप्लेसेबल नहीं है, जो ओल्ड स्टैम्प्स हैं, करेंसीज हैं, ठीक है, तो ये यूनिक हैं, ठीक है, ये चीज़ें यूनिक हैं। इसी तरह से विंटेज कार, जो ओल्ड कार्स होती हैं, सेल होती हैं, तो ये क्या है, यूनिक है, ठीक है। किसी फेमस सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ है तो वो यूनिक है, तो ये नॉन फंजिबल टोकन है, ठीक है, ओके। अब नॉन फंजिबल टोकन एक बिटकॉइन, अब बिटकॉइन इज फंजिबल, एक बिटकॉइन फंजिबल है क्या, तो देखिए ट्रेड वन और अनदर बिटकॉइन एंड यू विल हैव एग्जैक्टली द सेम वैल्यू। बिटकॉइन क्या होते हैं, जैसे एक ये एग्जैक्टली कॉइन नहीं होता, बेसिकली ये डिजिटल वर्क है, जैसे कि आप मनी ट्रांसफ़र करते हो तो बिटकॉइन एक तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। एक बिटकॉइन की जो वैल्यू होगी आपको दूसरा रिटर्न में जो बिटकॉइन मिलेगा उसकी भी सेम वैल्यू होगी, मतलब बिटकॉइन की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो बिटकॉइन एक फंजिबल है, ठीक है, बिटकॉइन कैसा है, फंजिबल है। लाइक मैंने आपको बोल दिया 100 रुपीज़, सेम उसी तरह का है, ठीक है, जैसे 100 रुपीज़, तो कोई दूसरा 100 रुपये भी होगा आपके पास, जैसे पुराना 100 रुपये और नया 100 रुपये, लेकिन वैल्यू तो सेम है ना, तो एक को चेंज करके दूसरा आप ले रहे हो तो वैल्यू सेम है, तो बिटकॉइन की भी वैल्यू सेम है, ठीक है, ओके। अब बट NFT आर नॉट इंटरचेंजेबल, लेकिन NFT को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, एक इमेज से दूसरी इमेज को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये इमेज आपने बनाई है, ये आर्ट मैंने बनाई है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है, उन दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, तो इंटरचेंजेबल नहीं है। दे आर मोर लाइक पीस ऑफ आर्ट वेयर एवरी टोकन इज़ यूनिक इन इटसेल्फ, जो हर एक चीज़ है, हर एक टोकन है वो यूनिक है अपने आप में, वो इंटरचेंजेबल नहीं है। तो NFT इंटरचेंजेबल नहीं है, बट बिटकॉइन इंटरचेंजेबल है, तो बिटकॉइन कैसा है, फंजिबल है, ओके। NFT आर यूनिक टोकन्स और डिजिटल एसेट्स, ठीक है, NFT जो होते हैं यूनिक टोकन्स होते हैं और डिजिटल, बेसिकली आपको पैसा नहीं है पर एक डिजिटल एसेट है ये, दैट जनरेट्स वैल्यू बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस, उनकी यूनिकनेस की वजह से उनकी जो वैल्यू है, मतलब हर एक एक टोकन की अलग अलग अपनी अपनी वैल्यू है, ठीक है, ओके, उनकी यूनिकनेस की वजह से। अब समझ आ गया आपको नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है, समझ आ गया है। तो अब देखते हैं हाउ NFT वर्क, NFT किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए ब्लॉकचेन होती है डिजिटली, ठीक है, डिजिटली हमने किसी को बिटकॉइन सेंड किया तो हमारी एंट्री हो गई वहाँ पे, ठीक है, हमारी एंट्री हो गई कि इस पर्सन ने, मतलब इस यहाँ से मुझे बिटकॉइन आया है तो मुझे इसके बदले में कुछ चीज़ देनी है, ठीक है, जैसे एक बिटकॉइन में आपका कुछ भी कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं तो वो आ रहा है, तो एक डिजिटल मनी हो गया एक तरह का, ठीक है। सेम इसी तरह से NFT में होता है, हमारी एंट्री सेंड होती है, लेटर एंट्री बनती है, प्लस जो एंट्री है, जो एंट्री बन रही है ये, इन दैट एंट्री देयर इज ऑल्सो एन एड्रेस टू द फाइल, एक एड्रेस होता है जनरेट विच एस्टेब्लिश द ओनरशिप ऑफ दैट NFT। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई मेरा क्रिएशन सेल किया, ठीक है, तो मेरी ओनरशिप है उस चीज़ पे, मैंने अपना कोई क्रिएशन सेल किया, डिजिटली सेल किया, ठीक है, तो मेरी जो ओनरशिप है वो इस पे। अब मैं किसी को भी सेल कर रही हूँ तो वहाँ पे मैंने सेल किए, मेरी एंट्री हो गई कि भाई इस पर्सन ने सेल किया है, ये मेरी यूनिकनेस हो गई कि भाई ये इसी पर्सन ने बनाया है, इसका पेटेंट है इस पर, ठीक है, तो ये होता है NFT। एक तरह से जैसे हम पेटेंट कराते हैं ना, साइंटिस्ट पेटेंट कराते हैं किसी भी चीज़ को, सेम उसी तरह से, ठीक है, तो मेरी चीज़ हो गई ये, ठीक है, ओके। व्हेन समवन ट्रांसफर्स वन NFT टू समवन एल्स, कोई एक NFT ट्रांसफर कर रहा है दूसरे किसी को, द कोड विच रिप्रेजेंट्स द NFT, एक कोड जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए इसका कोई नंबर हो गया, ठीक है, ऑल्सो गेट्स ट्रांसफर टू द अदर पर्सन ऑन द ब्लॉकचेन, एक कोड जनरेट होगा जो ये पर्सन सेल कर रहा है, तो इसकी है ये चीज़ और इसके लिए एक कोड जनरेट हो गया, ठीक है, ओके। दिस मेक्स श्योर दैट वन कैन चेक ऑन द ब्लॉकचेन हु ओन्स द NFT, ये इसलिए होता है कि ये NFT किसने बेचा है, किसको, कौन किसको दे रहा है, कौन किसको सेंड कर रहा है, तो इसका ओनर कौन है, कौन ने ये NFT ये जो चीज़ थी वो किसने बनाई है, ठीक है, एक ब्लॉकचेन में ये चीज़ सिक्योर करता है, ये चीज़ पता चलती है हमें। व्हेन एन NFT इज क्रिएटेड it is put up on the blockchain and is timestamped, therefore it makes digital ownership very simple and easy to identify। अब देखिए जब ये यहाँ से यहाँ गई है, इसने सेंड की है, तो उस टाइम जो टाइम है उस टाइम को भी इसमें सेव किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कब, कहाँ से, किसके पास से आई है, कौन इसका ओनर है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो किसी पर्सन की आइडेंटिटी पता चलती है इससे, ठीक है, उसकी ओनरशिप पता चलती है और वो चीज़ यूनिक है ये पता चलता है। इससे पता चल गया आपको, जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसके आंसर आपके यहाँ आ गए, ठीक है,
अब जैसे कि ये पर्सन है, इसने दूसरे पर्सन को NFT जैसे अपनी कोई कार सेल की है, ठीक है, तो इस पर्सन की जो आपकी इसकी कोड होगा वो कोड इसमें जनरेट होगा कि इसने इसको दिया है, तो ये ओनर है, ठीक है, इसका पेटेंट है एक तरह से बोल सकते हो आप, ठीक है, तो ये इस चीज़ का ओनर है, इसने लिया है, ये चीज़ हमें पता चल जाएगी, इसका एड्रेस हो जाएगा वहाँ पे। ओके, एक कोड जनरेट होगा जो इस चीज़ का होगा। अब यूज़ क्या है NFT का, यूनिक इमेजेस रिप्रेजेंटिंग ईच NFT, ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन द रियल वर्ल्ड ऑल ऑफ अस कैन हैव प्रिंट आउट्स एंड कॉपीज ऑफ आइकॉनिक पेंटिंग मोनालिसा की, हमारे सबके पास पेंटिंग्स हैं, कॉपी है उसकी, ठीक है, लेकिन जो रियल पोर्ट्रेट है वो तो एक ही है, ठीक है, तो ये होती है यूनिकनेस उस चीज़ की। इसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में, ये तो हमारा बात कर ली हमने रियल वर्ल्ड में, इसी तरह से सेम होता है डिजिटल वर्ल्ड में। क्या होगा, देयर कैन बी मैनी कॉपीज ऑफ एन आर्ट, एक आर्ट की बहुत सारी कॉपीज हो सकती हैं, बट द ओनरशिप लाइज विद द पर्सन हु ओन्स दैट टोकन। ओनरशिप किसके पास होगी, जिसके पास उसका टोकन है, जिसके पास ये टोकन है कि भाई ये कोड है कि मैंने दूसरों को दी है, मेरी तो खुद की है ये चीज़, ठीक है, तो ओनरशिप पता चलती है डिजिटल वर्ल्ड में इसी टोकन से, ठीक है, NFT के थ्रू। समझ आ गया? ओके। अब और क्या है यूज़ NFT का, क्या इसका फ़ायदा है, तो ऑनलाइन टू ऑफलाइन इंटीग्रेशन, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन टू ऑफलाइन इंटीग्रेशन। देखिए, आज मैंने कोई एक ऑफलाइन आर्ट खरीदी, कोई एक पीस खरीदा, ऑफलाइन आर्ट का कोई पोर्ट्रेट खरीदा, लाइक मोनालिसा का ही मैंने खरीदा, ठीक है, तो अब मैंने उसको ले लिया, है ना, मैंने इसको ले लिया, रख लिया कहीं पे, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप किस तरह से डिसाइड होगी, मैंने उसको पैसे दे के लिया लेकिन मेरी ओनरशिप डिसाइड नहीं हो पा रही है, तो मुझे चोरी करने का डर है, मतलब फेयर है कि भाई ये मेरी है या नहीं है इस चीज़ पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये आर्ट है, ये किसी एक पर्सन की है, कोई दूसरे ने इसको ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे उसने बनाई है, ये चीज़ का पता नहीं चल पा रहा, ठीक है, लेकिन कल को क्या होगा, जैसे ये आपके पास ये डर है, दे कैन ऑल्सो बी टोकनाइज, ये जो हैं ये इमेजेस भी टोकनाइज हो जाएंगी, वेयर अ डिजिटल फॉर्म ऑफ दैट आर्ट इज एग्जिस्ट, यहाँ पे इस आर्ट का डिजिटल फॉर्म एग्जिस्ट होगा, एंड whoever owns the टोकन, अब जिसने भी उस टोकन को खरीदा है वो उसी की हो जाएगी रियल आर्ट। जैसे कि किसी ने एक ने बनाई है, ठीक है, उसके पास टोकन था, तब तक वो उसी की थी, अब किसी दूसरे ने उसको लिया है, पैसे देके खरीदा है, तो अब वो दूसरे पर्सन की हो गई, तो वो टोकन जो है ना दूसरे पे ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, अब वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये ओनर अब ये है कि भाई यही पर्सन ओनर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओनरशिप पर कोई सवाल उठ रहा है, ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा NFT का। ओके, अब और क्या यूज़ है, NFT कुड बी इन प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये प्रोटेक्ट करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कि भाई मेरी चीज़ है ये, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल किसी भी एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और NFT कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मैनेजमेंट, कैन रिप्लेस पासपोर्ट्स, ऑनलाइन वेरिफिकेशन लाइक आधार, तो अब ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, NFT है किसी पर्सन के पास किसी चीज़ का, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये इसी का ओनर है, अब आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे रिलेटेड इंडिया में क्या डेवलपमेंट है, ठीक है, NFT से रिलेटेड, यहाँ पे हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज अ लॉफुल एंड लीगल टेंडर इन इंडिया। अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी इस तरह से नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसके लिए कमेटी बनी जिसको बोला गया कि जो एक्सेप्ट किया जाए क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लॉफुल हो, लीगल हो, ठीक है, इंडिया में। स्टिल टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन, अभी तक रिकमेंडेशन नहीं मिली है। बिटकॉइन का भी अभी तक कोई इस तरह से नहीं है हम बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, इंडिया में अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो सेम इसी तरह से ये क्रिप्टो एक्सचेंज इज प्लानिंग टू बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लान कर रही है, फर्स्ट इंडियन कंपनी होगी टू लॉन्च NFT, जो NFT को लॉन्च करेगी, विच विल बी नेम्ड डेजल, ठीक है, इसका नेम होगा डेजल। तो क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो प्लान कर रही है इंडिया की कंपनी बनना, फर्स्ट इंडियन कंपनी होगी जो कि NFT को लॉन्च करेगी इंडिया में, ठीक है। तो अभी इंडिया में ये चीज़ है इससे रिलेटेड। बाकी वर्ल्ड में NFT पर इस तरह से काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया NFT पर। अब इंडिया में ये चीज़ है, इसका डेवलपमेंट इस तरह से अभी तो खैर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर में भी ये हो सकता है। और आपकी क्या राय है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा कि NFT क्या होता है, ठीक है, बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क करती है, NFT से आप अपनी ओनरशिप किस तरह से बता सकते हैं, आपके पास टोकन है तो आप ओनर उस चीज़ के, ठीक है।
और यहाँ पे ओनरशिप ऐसे ही कोई ले नहीं सकता, आपने उसको सेल की है तो अमाउंट आएगा, आपका एड्रेस होगा, आपकी आईडी होगी, वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। आपके पास टोकन होगा तो आप ओनर होगे उस चीज़ के। ओके, तो ये है NFT, यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या है, इनमें से कौन सा NFT से रिलेटेड है। तो मैं आपको आंसर ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये एस्टैब्लिश ओनरशिप ऑफ फिजिकल एंटिक, जो फिजिकल कोई एंटिक चीज़ है उसकी ओनरशिप इस्टेब्लिश करता है, तो बिल्कुल करता है। इट कैन बी यूज टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ये किसी पर्सन की आइडेंटिटी को भी इस्टेब्लिश करता है। तो हाँ, वो टोकन होता है आपके पास, तो आप उसके मेन ओनर हो, ये चीज़ होती है, ओनरशिप पता चलती है और उस पर्सन की आइडेंटिटी भी पता चलती है, ठीक है। इस्टेब्लिश करता है ये, तो बहुत सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।